दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का अपवाद तंत्र डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कल हमने महानदी और गोदावरी नदियों के बारे में डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम उसी कंटिन्यूएशन में प्रायद्वीपीय भारत की अन्य नदियों का डिस्कशन करेंगे आपसे, जिसमें आज हम बात करेंगे इस कृष्णा नदी की। आप देख रहे हैं कृष्णा रिवर की उत्पत्ति जो है वो ये जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल से कई सारी नदियां निकलती हैं। कृष्णा के साथ साथ उसकी सहायक नदी भीमा है और इधर तुंगभद्रा नदी है। तुंगा और भद्रा मिलकर तुंगभद्रा नदी बनाती हैं। और ये पूरे देखें, ये महाराष्ट्र राज्य और ये पूरा कर्नाटका और ये आंध्र प्रदेश, ये पूरे स्टेट को कवर करते हुए यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आज हम इस नदी की बात करेंगे आपसे, कृष्णा के बारे में, जिसके मैप आप देख रहे हैं। इस मैप को देखने के बाद आपको लगेगा कि काफी सारा एरिया जो है वो ये नदी कवर कर रही है। ठीक है, कृष्णा इज द सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुला। जैसा हमने देखा था कि गोदावरी सबसे बड़ी नदी थी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की। उसके बाद दूसरा नंबर है कृष्णा का, ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में। इसका विस्तार जो है वो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जैसा भी हम देखा हम लोगों ने, इन राज्यों में है, जो लगभग 2.6 लाख वर्ग किलोमीटर 2.6 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है। और अपने उत्पत्ति स्थल से, कहाँ से, वेस्टर्न घाट से जब ये चलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलने तक लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। इट्स टोटल लेंथ इज 1400 किलोमीटर, यानी उत्पत्ति से लेके और बंगाल की खाड़ी तक जहां पानी अपना ये मिलाती मिक्सअप करती है, वहां तक इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? जैसा कि आपने मानचित्र में अभी देखा था कि इट राइजेस फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स नियर जोर विलेज ऑफ सतारा डिस्ट्रिक्ट। तो आप इस सतारा डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिएगा, महाराष्ट्र का जो है सतारा जिले से इसकी उत्पत्ति होती है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर। ठीक है, जस्ट नॉर्थ ऑफ महाबलेश्वर, जहां महाबलेश्वर की चोटियां हैं, महाबलेश्वर है, उन महाबलेश्वर के पास ही इन्हीं चोटियों से निकलता है सतारा जिले से ये हमारी कृष्णा नदी। कृष्णा डेल्टा अपीयर्स टू मर्ज विद दैट फॉर्म बाय द गोदावरी। कृष्णा डेल्टा का जब ये पूरी एरिया को कवर अप करते हुए पूर्व की ओर जाती है, तो जब बंगाल की खाड़ी के तट पर पहुंचती है तो वहाँ एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। और वहाँ अगर हम मानचित्र को देखें तो आपको मानचित्र में लगेगा कि इस चित्र में ये जो गोदावरी है और ये जो कृष्णा है, इन दोनों का जो डेल्टा निर्माण है, यानी डेल्टा का जो फॉर्मेशन है, ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं, मिल गए हैं। इसका भी काफी विशाल डेल्टा है, इसका भी काफी विशाल डेल्टा है। ये दोनों डेल्टा ऐसा लगता है आपस में मिल गए हुए हैं, यानी मर्ज का मतलब मिल जाना जिसको हम कहते हैं। तो ऐसा लगता है कि दोनों जो है वो मर्ज हो गए हैं। ठीक है, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें घटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, मुनेरू एंड कोयना। कोयना के बारे में आपने सुना होगा कि कोयना नदी पर एक डैम बना हुआ था और उसमें अचानक जो है वो टूट गया और काफ़ी सारे अपार धन जन की हानि हुई। बहुत सारा एरिया जो है वो पानी के अंदर डूब गया। तो उसके बारे में कहा गया कि ये वो डैम है, इसके टूटने का जो कारण था वो 67 की बात है, वो भूकंप की वजह से कोयना डैम टूटा था। इसीलिए कहा जाता है डैम वगैरह के कंस्ट्रक्शन से पूर्व ये देख लिया जाए कि कौन सा एरिया जो है अर्थक्वेक प्रूफ एरिया, जहाँ आसानी से भूकंप के झटके नहीं आए या भूकंप नहीं हो, यानी कोई वीक जोन नहीं हो, ऐसी जगहों पे हमें डैम बनाना चाहिए। ये गलती यहाँ हुई थी। और ये कहा जाता है कि कोयना डैम पे का जो बांध टूटा वो भूकंप के कारण से टूटा। तो ये इसकी कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, जिसमें इन सारी नदियों पे, कई सारी नदियों पे डैम बने हुए हैं। इन नदियों पर बनने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो परियोजनाएं हैं, प्रमुख रूप से तुंगभद्रा पर बांध बना हुआ है, घटप्रभा पर बना हुआ है, ये नागार्जुन सागर के बारे में कभी कभी पूछा जाता है। ये सब सागर जहाँ भी नाम आ रहा है वो डैम के रिजर्वायर्स होते हैं, जलाशय होते हैं। तो जब कृष्णा नदी पे डैम का कंस्ट्रक्शन किया गया तो उस पर जो है वो नागार्जुन सागर जो जलाशय है उसका निर्माण हुआ।
इसी तरह से मलप्रभा, भीमा नदी है, तेलुगु गंगा, कोयना जिसकी हमने बात की, और अलमत्ती, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जो इन नदियों पर बांधों का निर्माण करके और जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है, साथ ही सिंचाई एवं अन्य कार्यों के लिए जल की उपलब्धता भी रहती है। दूसरी हम बात करेंगे आगे कावेरी नदी की। बड़ी महत्वपूर्ण नदी है दक्षिण भारत की ये भी। इट राइजेस फ्रॉम द ब्रह्मागिरी रेंज ऑफ कुर्ग डिस्ट्रिक्ट। अगर यानी ये जो कर्नाटका का कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप मानचित्र में देखें तो अगेन आपको ये मिलेगा, ये देखिए कावेरी नदी दिख रही है आपको, ये कावेरी यहाँ, तो ये कर्नाटका के कुर्ग जिले से निकलती है कावेरी नदी, और उसके बाद ये यहां से निकल के कुर्ग जिले से, ठीक है, लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ लिखा हुआ है इट राइजेस फ्रॉम ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल आफ्टर फ्लोइंग अबाउट 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर प्रवाहित होने के पश्चात ये नदी जो है वो फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। और इसका विस्तार जो है, कावेरी एक्सटेंड्स ओवर द स्टेट्स ऑफ, यानी इसका विस्तार जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटका, पार्ट्स ऑफ केरला एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी जिसे हम कहते हैं, वहां तक इसका जो है वो फैलाव यानी अपवाह क्षेत्र जो इसका है कावेरी नदी का इन राज्यों में है। बड़ी जरूरी बात जो है वो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है। यहाँ जो ये नदी है कावेरी, ये नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं जिनके बारे में हमने पहले पढ़ रखा है, भारत के जब भूआकृतिक स्वरूप पढ़ रहे थे उसमें, तो जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ इस अपवाह क्षेत्र को दो हिस्सों में बांट देती हैं। एक तो वो हिस्सा जो उत्तर की तरफ है जिसे कर्नाटका पठार कहते हैं, और दूसरा हिस्सा जो दक्षिण की तरफ है उसे हम तमिलनाडु का पठार कहते हैं। तो दो पठारी भागों, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जो भारत का प्रमुख पठार है कर्नाटका और तमिलनाडु का, उसके बीच से ये कावेरी नदी प्रवाहित होती है। उत्तर के हिस्से में कर्नाटका का पठार और दक्षिण के हिस्से में तमिलनाडु का पठार स्थित है। एक बड़ी विशेष बात इस नदी की यह है कि इसका जो ऊपरी हिस्सा है, यानी पश्चिमी जो घाट है उसके ढाल के पास जो एरिया है, वहाँ चूंकि मानसून जो ग्रीष्मकाल में आता है, तो उन एरियाज में, अपर रीचेस में, इट रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग समर, यानी समर का मतलब साउथ वेस्ट मानसून, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में, उसके द्वारा इस नदी के ऊपरी भागों में जल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ द लोअर कैचमेंट एरिया ड्यूरिंग विंटर सीजन, ठीक है, यानी जो निचला हिस्सा है वो शीतकाल में वर्षा की प्राप्ति वहां होती है रिट्रीटिंग मानसून से। एक तो ऑनसेट ऑफ मानसून है जो ग्रीष्मकाल में मानसून की शुरुआत होती है, उससे तो इसके ऊपरी भागों में जल की प्राप्ति होती है, और जब मानसून लौट रहा होता है दिसंबर जनवरी में, तो उस समय इसके निचले भागों में वर्षा होती है। जैसा कि आपने जलवायु वाले मानचित्र में, जलवायु वाले टॉपिक में ये पढ़ा है कि इधर से जब साउथ वेस्ट मानसून होगा तब तो यहाँ एरियाज में वर्षा होती है, तो इस हिस्से को पानी मिलता है कब, मानसून रीजन में। और जब शीतकाल में मानसून पौने, यानी इसको रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, लौटती मानसून जब इधर से इधर आती है, तो बंगाल की खाड़ी से पुनः जल का अवशोषण करती है, और इस पूरे एरिया में ये आंध्र प्रदेश के कुछ कोस्ट और ये तमिलनाडु के कोस्ट में इसके खूब घमासान बारिश सर्दियों में ये करती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा ये तमिलनाडु का तट है, चेन्नई तट, ये भारत का एक ऐसा भूभाग है जहां भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जिसका बेसिक कैरेक्टर ये है कि अधिकांश वर्षा शीतकाल में होती है। तो वही ये एरिया है जहां शीतकाल में वर्षा होती है। तो लौटती मानसून से इसके निचले हिस्से को जल की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस नदी में क्या लिखा हुआ, ऑलमोस्ट अ पेरिनियल रिवर, यानी लगभग ये पूरे वर्ष जो है इसमें जल का प्रवाह इसीलिए होता है। गर्मियों में तो आने वाली मानसून से, और सर्दियों में लौटने वाली मानसून से जल की प्राप्ति होती है। इसलिए लगभग पूरे साल इस नदी में जल का प्रवाह होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। इसी की ऊपर जो
नदियां हैं श्रावस्ती, उसी पे जो है वो जोग फाल वगैरह कई सारे जलप्रपातों का भी निर्माण हुआ है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं कावेरी की, वो है हारंगी, हेमवती, सिमशा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्था, कपानी, सुवर्णवती, भवानी, नोइल एंड अमरावती। तो इनमें से कुछ नदियां जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, खासतौर से अमरावती नदी जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, और हेमवती जो महत्वपूर्ण है। इन सारी नदियों का नाम आप जरूर याद करके रखें, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, और इन्हीं नदियों पे कई सारे बांधों का निर्माण भी किया गया है, जैसे कृष्णराज सागर कर्नाटका, ठीक है, ये जो कर्नाटका में कृष्णराज सागर वो कावेरी नदी पे, मैथुर डैम, ठीक है, ये दोनों, और उसके एंड कावेरी डेल्टा ये कहाँ है, तमिलनाडु। तो जो मैथुर डैम है वो तो तमिलनाडु में है, और कृष्णराज सागर ये जो है कर्नाटका में। तो कई बार मैंने अभी इससे पहले आपसे बात की कि कृष्णा रिवर पे तो जो हमने अभी देखा था नागार्जुन सागर की बात है, उसको याद रखें। कृष्णराज सागर कभी कभी पूछा जाता है कि किस नदी का जलाशय है, किस नदी पर बनाए हुए डैम के कारण, यानी कृष्णराज सागर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, तो आपको इस कावेरी नदी का ध्यान होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी नदियां हैं जिसमें भवानी है, हेमवती है, आरंगी है, काबिनी है, इनके कुछ निचले हिस्सों में भी पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया गया है, जहां से जल विद्युत उत्पादन होता है और नहरों द्वारा विभिन्न भागों को सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध की जाती है। ठीक है, ये दो प्रमुख नदियां थी प्रायद्वीपीय भारत की, जिनका हमने आपसे डिस्कशन किया। इन बड़ी बड़ी नदियों के अलावा कुछ नदियां और हैं जिनमें सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, माही, ये जो आप देखते हैं ये उधर उड़ीसा के एरियाज में, जोड़ानागपुर, पठारी बाग की दोनों नदियां हैं जो महानदी गंगा तंत्र का हिस्सा है। इसी के साथ साथ माही, लूनी और साबरमती, ये तीनों नदियां राजस्थान और गुजरात के हिस्से में प्रवाहित होती हैं, जो अंततः अरब सागर में अपना जल मिक्सअप करती हैं, तो उस एरिया को ये सींचते हैं। यानी अगर हम मानचित्र देखें तो वो नदियां जिनका हमने डिस्कशन अभी किया, महत्वपूर्ण नदियां, उनके अलावा बहुत सारी नदियां और हैं। ये देख रहे हैं आप, ये ब्रह्मणी रिवर, ये सुवर्णरेखा, जिसको सुवर्णरेखा नदी कहते हैं, ये, इसके अलावा हमने बात की है लूनी की, माही की और साबरमती की। ये नदियां भी आगे खंभात की खाड़ी में गिर जाती हैं। ये कुछ अन्य नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र का हिस्सा है। इनके अलावा आप देखें दक्षिण भारत में ये पेनार रिवर, होनियार रिवर, पेरियार रिवर, ये कई सारी नदियां और हैं जो विभिन्न भागों को सिंचित करती हैं, और इस तरह से कुल मिला के एक पूरा अपवाह का नदियों का एक नेटवर्क प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है, जो सामान्यतया सीजनल रिवर हैं। इस कावेरी नदी के अलावा जो लगभग पेरेनियल है, बाकी सारी नदियां जो है वो सीजनल रिवर हैं, जिनमें जल की उपलब्धता मानसून काल में होती है, मानसून वर्षा के साथ साथ। इस तरह से ये कुछ प्रमुख नदियां थी जिनका डिस्कशन हमने आपसे किया। इनके अलावा कुछ फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर लेक्स भी हैं जो अपवाह तंत्र का हिस्सा है, और कुछ इनलैंड ड्रेनेज का सिस्टम भी है, जिसकी बारे में चर्चा हम आपसे अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।